मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर से हमने यूनिट 1 एंड 2 के कॉलेज मटेरियल के एमसीक्यू स्टार्ट किए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 46 से आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इफ बोथ द सीरीज मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों सीरीज एक्स और वाई दोनों सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं। सेम डायरेक्शन अंडरलाइन करना। एंड वेरिएशंस आर इन अंडरलाइन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जो वेरिएशन हो रहा है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन એટલે ચોક્કસ પ્રમાણમાં થઈ રહ્યું છે। इसका मतलब ऐसा हुआ सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी साथ में है तो हम लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, मतलब कि आर की वैल्यू हमको वो एग्जैक्टली 1 मिलेगी। तो सेम डायरेक्शन एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन होने की वजह से यहाँ पे आंसर रहेगा डी, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 46, आंसर इज डी, परफेक्ट पॉजिटिव। दिख रहा है बराबर? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर लाइज बिटवीन। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसके प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, उसमें ये पॉइंट था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से +1 तक होगी, इसलिए हमने ऐसा लिखा था -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू +1। इसका मतलब आंसर रहेगा -1 एंड +1। आंसर इज सी, -1 एंड +1। क्वेश्चन नंबर 48, इफ x मेजर्ड इन योर्स नहीं, वहां आवर्स करना है, HOURS, आवर्स करना है, h लिखना है y की जगह पे। इफ x मेजर्ड इन आवर्स एंड y इज मेजर्ड इन मिनट, x आवर्स में दिया हुआ है और y मिनट्स में दिया हुआ है। अच्छा, उसके ऊपर से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे r, तो r के अंदर हम क्या लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे या मिनट्स लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापना कोई पण एकम थी ये मुक्त छे, मतलब એને સેન્ટીમીટર, મીટર, મિનિટ, અવર્સ, કિલોગ્રામ, ક્વિન્ટલ કોઈના બી વડે દર્શાવી શકાય નહીં। તો આન્સર આવશે નો યુનિટ, ડી, નો યુનિટ। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द रेंज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रेंज क्या है भाई? याद रखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रेंज -1 से +1 तक है, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कोई रेंज नहीं है। उसका वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। माइनस में होगा, प्लस में होगा, 0 होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक रहता है। माइनस अनंत थी प्लस अनंत सुधी गमे ते किंमत धारण करी सके। अंडरस्टेंड? तो आंसर रहेगा सी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 50, the signs of regression coefficient and correlation coefficient are always same। भाई क्यों सेम होगा? उसकी प्रॉपर्टी के अंदर हम सीखे थे BYX, BXY और R, तीनों का साइन कैसा रहता है? प्लस। तीनों एक साथ में प्लस होंगे या तीनों एक साथ में माइनस होंगे। इसका मतलब ऐसा कि तीनों तीन का साइन सेम रहेगा। तो आंसर इज बी, सेम। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, the arithmetic mean of two regression coefficient is greater than or equal to। arithmetic mean of two regression coefficient, दो regression coefficient का arithmetic mean हमेशा correlation coefficient जितना होगा या उससे ज्यादा होगा। ये हम regression की प्रॉपर्टीज में सीखे थे। ऐसा पॉइंट आया था BYX plus BXY डिवाइड बाय 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू R। इसका मतलब दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मीन हमेशा R से ज्यादा होगा। तो R मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब यहाँ पे नोटेशन में दिया हुआ है R, तो आंसर डी लिखेंगे, R। 52 नंबर, इफ सिंपल linear regression y equal to alpha plus beta x plus e, where alpha and beta, alpha और बीटा को क्या कहते हैं? उसके पैरामीटर्स, प्राचलो कहवाय ना, राइट।
કોન્સ્ટન્ટ્સ પણ કહેવાય. હવે અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ્સ વર્ડ નથી આપ્યો, એના બદલે પેરામીટર્સ આપ્યું છે, તો આન્સર આપણે બી લખીશું બેટા, पैरामीटर्स. अल्फा और बीटा उसके पैरामीटर है. ठीक है, आम कॉन्स्टन्ट्स कहेवाय, कॉन्स्टन्ट्स ए ज पैरामीटर्स, बट અહીં કોન્સ્ટન્ટ્સ નથી આપ્યું એટલે આન્સર આપણે લખીશું બી, પેરામીટર્સ. नाउ 53 नंबर का क्वेश्चन. 53, नेगेटिव रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट मोमेंट ऑफ द वेरिएबल्स आर. नेगेटिव रिग्रेशन कोएफिशिएंट अंडरलाइन करना. बी का वैल्यू माइनस में, अब बी का वैल्यू माइनस में तो एक वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरी वैल्यू के अंदर डिक्रीज आएगा. इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं. आंसर इज बी, ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव है इसलिए बी, ऑपोजिट डायरेक्शन. ना क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं. 54 में क्या है? पॉजिटिव रिग्रेशन कोएफिशिएंट अंडरलाइन कर दो. पॉजिटिव रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो चेंजेस जो हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में. पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो पॉजिटिव रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स दैट द मोमेंट ऑफ द वेरिएबल आर इन, आंसर लिखेंगे ए, सेम डायरेक्शन. સરખી દિશામાં ફેરફારો થાય છે અને નેગેટિવ હોય તો વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન આएगा. 55 नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 0, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब बी वाई एक्स अगर 0 है, याद रखो बी वाई एक्स 0 होगा तो बी एक्स वाई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा. बी वाई एक्स अगर 0 है तो बी एक्स वाई भी 0 और आर भी 0. अब क्वेश्चन क्या है देखो. इफ द वेरिएबल्स ऑफ, if the values of regression coefficient is 0 then two variables are called. दोनों वेरिएबल कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? तो आंसर यहाँ पे आना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगे. if the value of regression coefficient is 0, regression coefficient का वैल्यू 0 है, then two variables are called इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड बी, लेकिन आंसर होना चाहिए इंडिपेंडेंट. 55 के अंदर आंसर इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है, तो आप पैम्पलेट के अंदर चेंज कर देना इंडिपेंडेंट, ए, इंडिपेंडेंट. 55 नंबर के अंदर आंसर चेंज करना इंडिपेंडेंट आएगा. द टर्म रिग्रेशन was used by, the term regression was used by, रिग्रेशन का यूज किसने किया था? तो हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर सीखे थे ये पॉइंट. रिग्रेशन का यूज सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा फ्रांसिस गाल्टन, लेकिन यहाँ सिर्फ गाल्टन दिया है तो गाल्टन आंसर आएगा. रिग्रेशन का सबसे पहले यूज फ्रांसिस गाल्टन ने किया था. 56 नंबर, आंसर इज डी, गाल्टन. क्वेश्चन नंबर 57, इन रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, बी इज कोल्ड. बी को क्या कहेंगे? तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है. मैंने कल भी बताया, आज फिर से बता रहा हूं. ये a इंटरसेप्ट है और b स्लोप है. स्लोप भी कह सकते हैं और इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं. तो स्लोप भी कहलाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहलाएगा, और जो ए है ये ए कहलाएगा इंटरसेप्ट. ठीक है, तो बी क्या है? स्लोप भी है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी है. तो ए में स्लोप दिया है, बी के अंदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया है, इसलिए आंसर रहेगा डी, बोथ ए एंड बी. डी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 58, when the two regression lines are parallel to each other, parallel, then their slope are. दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है वर्ड यहाँ पे, पैरेलल. पैरेलल એટલે समांतर, या जैसे x on y,
ये x1y है उसका बिल्कुल पैरेलल समांतर, ये x1y है तो ये y ऑन x होगा। ठीक है, तो x1y y ऑन x अगर दोनों सेम है तो b का वैल्यू, b मतलब स्लोप, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू सेम होगा। उसका वैल्यू कैसा होगा? सेम होगा। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू सेम होगा तभी दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहां आंसर लिखेंगे सी, सेम। 59 नंबर, देखो अंदर, द मेजर ऑफ change in dependent variable corresponding to a unit change in the independent variable is called। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर एक यूनिट का चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितने यूनिट का चेंज हो रहा है वो हम मेजर करेंगे, उसको हम कहेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन में हमने देखा था। ठीक है, तो उसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहेंगे और रिग्रेशन कोएफिशिएंट का दूसरा नाम स्लोप भी है। तो आंसर रहेगा स्लोप एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज सी, बोथ ए एंड बी। 59 सी, बोथ ए एंड बी। Now question number 60. In correlation problem, both variables are दोनों वेरिएबल कैसे होंगे? इक्वल, अननोन, फिक्स्ड या रैंडम? तो બંને ચલ જે છે એ યાદચ્છિક ચલ હશે, એ રેન્ડમ વેરિએબલ હોंगे। डी, रैंडम। 61 नंबर, in regression equation y equal to a plus bx where a and b are called, a and b को कहेंगे क्या कहेंगे? तो a and b are कांस्टेंट्स भी कहलाएगा और a and b are पैरामीटर्स भी कहलाएगा। तो 61 नंबर आंसर डी, लेकिन वहां पे चेंज कर देंगे हम, बोथ ए एंड सी એવું આવશે। डी, उसमें लिखना पड़ेगा बोथ ए एंड सी, यहां पे करेक्शन करना है और एक क्वेश्चन नंबर 55 में करेक्शन करना है। ये दो करेक्शन है, 61 एंड 55, ये दो करेक्शन कर देना पैम्पलेट के अंदर। ठीक है, चलो देन आगे जाते हैं। बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू 1, मतलब बी वाई एक्स का वैल्यू 1 है, बी एक्स वाई का वैल्यू 1 है। आर अगर हम फाइंड करते हैं तो प्लस और माइनस, तो बीच में प्लस रहेगा, अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, 1 इंटू 1 होगा, 1 का रूट निकालने से 1 मिलेगा। इसका मतलब आर का वैल्यू भी हमको 1 मिलने वाला है। आंसर इज सी, 1। 62 नंबर, सी 1। 63 नंबर, the correlation coefficient between x and minus x, x and minus x के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना मिलेगा? तो यहाँ पे x था, उधर माइनस x है, एक वेरिएबल का साइन चेंज हुआ है, आंसर का साइन चेंज हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमको -1। x एंड माइनस x मतलब वही वेरिएबल है। देखो फॉर यहाँ क्या क्या कहता है वो, x के वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 2 8 9 है, तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा? -1 -2 -8 -9। तो ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से ऑपोजिट है, यहाँ पे अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं तो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट का वैल्यू मुझे -1 मिलेगा, परफेक्टली नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बी वाई एक्स इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स वाई, मतलब बी वाई एक्स, बी एक्स वाई और आर एक्स वाई तीनों की वैल्यू इक्वल है। तीनों की अगर वैल्यू इक्वल है तो एस एक्स और एस वाई भी इक्वल होंगे। आंसर इज बी, एस एक्स इक्वल टू एस वाई। 65 नंबर, आर एक्स वाई इज 0.4 देन कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा, ये कैपिटल आर स्क्वायर कैसे मिलता है? तो कैपिटल आर स्क्वायर इज नथिंग बट स्मॉल आर का हमको स्क्वायर कर देना है। तो स्मॉल आर हमको दिया हुआ था 0.4, अब 0.4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 0.16 मिलेगा। सो आंसर इज बी, 0.16। ओह, आप यूज नहीं, चलो चेंज कर देना,
एक मिनट, जो ए वाला है ना उसको चेंज कर देते, ए यहाँ करेक्शन कर देना 0.16, 86 की जगह पे 0. कितना लिखेंगे 16। आर एक्स वाई का वैल्यू 0.4 दिया है, उसका स्क्वायर किया 0.16, आंसर इज ए 0.16। तो ये करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 65 तक का कंप्लीट किया है। इतना कर दो पहले, फिर दूसरे सेगमेंट के अंदर वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 66 से आगे देख रहे हैं। पहले इतना कंप्लीट कर दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ, तो याद रखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो आंसर लिखेंगे ए स्केल। क्वेश्चन नंबर 67, आर एक्स वाई इज 0.75, आर एक्स वाई का वैल्यू 0.75 है, देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u इक्वल टू 1.5x एंड v इक्वल टू 2y। इसका मतलब ऐसा कि x को 1.5 से मल्टीप्लाई किया है और y को 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन r की वैल्यू के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब प्लस माइनस करने से, और चेंज ऑफ स्केल मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो आर की वैल्यू पहले 0.75 थी, अब भी 0.75 ही रहेगी, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे हम बी 0.75। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, b yx is -2, r xy is -1, then b xy equal to, चलो ये काउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। r का फॉर्मूला यहाँ माइनस दिया हुआ है, मतलब -√b(yx) इंटू बी एक्स वाई। अब वैल्यू ऑफ r इज गिवन -1, स्क्वायर कर रहा हूं तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे माइनस का स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट मतलब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। नाउ बी (yx) इज गिवन -2 इंटू बी एक्स वाई अननोन है, -1 का स्क्वायर +1 होगा, डिवाइड बाय -2। नाउ बी एक्स वाई तो 1/2 करने से 0.5 मिलेगा, और माइनस है इसलिए आंसर -0.5। आंसर डी -0.5 कैलकुलेशन वाला है ये। 69 नंबर 69 वो भी कैलकुलेशन वाला है, कैलसी निकाल के रखो। b yx इज 1.6, b xy इज 0.4, देन r xy विल बी, r कितना होगा, चलो दोनों पहले तो प्लस में है, तो r इक्वल टू √b yx इंटू बी एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकालेंगे। 1.6 इंटू 0.4 मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर रूट निकालेंगे। 1.6 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.64 हुआ, अब उसका रूट निकाला तो 0.8 मिला, आंसर इज सी 0.8। आंसर सी 0.8। नाउ 70 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70, b yx is -0.8, b xy is -0.2, देन r, दोनों माइनस में है तो माइनस में पहले लिखेंगे, √b yx इंटू बी एक्स वाई -0.8 मल्टीप्लाइड बाय -0.2, मल्टीप्लाई करना है और फिर रूट निकाल के आगे माइनस लिखना है। 0.8 इंटू 0.2, 0.8 इंटू 0.2 इक्वल टू हो गया 0.16, और फिर उसका रूट निकाला तो 0.4, लेकिन आगे माइनस है तो -0.4 लिखेंगे, आंसर इज बी -0.4। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, number, the correlation coefficient between x and y is 0.9, x और y के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.9 है, इसका मतलब r की वैल्यू 0.9 है,
अच्छा चलो r 0.9 है तो कैपिटल R स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर करने से 0.81 मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें आपके माइंड में रखो। अब नीचे सब पॉइंट्स दिए हुए वो देखो। देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, देखो 0.9 या उससे ज्यादा तो वेरी हाई डिग्री, मतलब हाई डिग्री तो है ही है, तो पहले वाला करेक्ट है। दूसरा पॉइंट 19% वेरिएशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड, तो नॉट एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएंस उसका ऐसा फॉर्मूला है। पहले एक्सप्लेन्ड वेरिएंस देखते हैं। एक्सप्लेन्ड वेरिएंस कैसा मिलेगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 0.81 इंटू 100 कर देंगे तो 81% एक्सप्लेन्ड वेरिएंस मिलेगा, 81%। तो नॉट एक्सप्लेन्ड या अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस कैसे मिलेगा, तो टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, उसमें से एक्सप्लेन्ड 81 माइनस कर दो तो 19% मिलेगा। ठीक है, तो R इक्वल टू 0.9 है, इसलिए देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये करेक्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 19% वेरिएशन इज नॉट एक्सप्लेन्ड, तो वो भी सही है, 19% नॉट एक्सप्लेन्ड में आता है। एंड 81% वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड, तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन के अंदर 81% आता है। तो ये सभी सच है, तीन पॉइंट्स करेक्ट है, इसलिए आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 71 उसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 72। y is -10x एंड x इक्वल टू -0.1y। अच्छा, y इक्वल टू -10x, तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में -10 दिख रहा है, वो by(x) का वैल्यू हुआ -10। देन x इक्वल टू लिखा है -0.1y, तो y के साथ कोएफिशिएंट में y ना સહગુણક માં દેખાય છે -0.1 એ bxy કહેવાય। देन r इक्वल टू, r क्या मिलेगा, तो r फाइंड करने के लिए पहले माइनस लिख रहा हूं, √-10 इंटू -0.1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकालेंगे, तो 10 इंटू 0.1 करना है पहले, 10 इंटू 0.1, 1 हुआ, उसका रूट निकालना है तो 1 ही मिलेगा, पर माइनस बार दिख रहा है इसलिए आंसर रहेगा -1, सो सी -1। 73 number. A perfect positive correlation is signified by, perfect positive correlation, perfect positive correlation कब कहते हैं, तो r का वैल्यू हमको एग्जैक्टली 1 मिलता है तो उसको परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं, तो आंसर इज सी 1। 74 नंबर, r xy इक्वल टू 1, r xy कितना है 1 है, तो r xy 1 होगा, तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों का वैल्यू 1 होगा। मैंने बताया था इसके पहले एक सम आया था अभी, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, आर एक्स वाई, तीन सेम होंगे कब, जब तीन का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक्स वाई का वैल्यू 1 दिया है, इसलिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू 1 होगा। आंसर इज डी, बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। 75 number. If the summation of product of deviation of x and y from their mean is 0, the correlation coefficient between x and y is summation of the product of deviation of x and y। चलो, product of deviation इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये कॉलम का समेशन 0 होगा, मतलब कि सिग्मा एक्स वाई 0 होगा। अच्छा, अगर सिग्मा एक्स वाई 0 है तो उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। क्यों,
उसका फॉर्मूला हमेशा लिखते थे सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा कैपिटल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा कैपिटल वाई स्क्वायर, लेकिन ऊपर जीरो है तो नीचे कुछ भी रहा आंसर तो जीरो मिलने वाला है, समझ गए? इसलिए आंसर रहेगा ए 0। नाउ 76 नंबर, आर एक्स वाई 0.75, तो आर वाई एक्स कितना मिलेगा? भाई जो आर एक्स वाई है वही आर वाई एक्स भी है, हमने लिखे थे प्रॉपर्टीज के अंदर के कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज सेम एज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वाई एंड एक्स। तो वाई और एक्स के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्स और वाई के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों सेम रहेंगे। दोनों सेम रहेंगे तो आर एक्स वाई मुझे 0.75 दिया हुआ था, इसलिए आर वाई एक्स भी 0.75 होगा। सी 0.75। क्वेश्चन नंबर 77, आर एक्स वाई इज लेस देन 0। आर एक्स वाई कितना है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब नेगेटिव है। आर एक्स वाई लेस देन 0, आर एक्स वाई लेस देन 0, आर एक्स वाई का वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव है, तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों भी नेगेटिव होंगे। नेगेटिव मतलब लेस देन 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों तीन का नोटेशन सेम रहता है। तो आंसर लिखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव नहीं दिया है उसकी जगह पे यहाँ पे वर्ड दिया है लेस देन 0, तो हम आंसर लिखेंगे लेस देन 0, सी लेस देन 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, When rxy is greater than 0, rxy 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव है, तो byx bxy दोनों भी पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा मतलब हम आंसर लिखेंगे ग्रेटर देन 0। अंदर नोटेशन निशानी में आए पूछ है सी ग्रेटर देन 0। नाउ 79 नंबर, 79 देखो, आर एक्स वाई इक्वल टू 0, आर एक्स वाई का वैल्यू 0 है। चलो आर एक्स वाई का वैल्यू 0 है तो तीनों तीन का वैल्यू 0 ही होगा। बी वाई एक्स भी 0, बी एक्स वाई भी 0। जैसा आर एक्स वाई का वैल्यू 1 है तो बी वाई एक्स 1, बी एक्स वाई 1। आर एक्स वाई का वैल्यू -1 है तो बी वाई एक्स -1, बी एक्स वाई -1। इसी तरह से आर एक्स वाई का वैल्यू 0 है तो बी वाई एक्स भी 0 और बी एक्स वाई भी 0। तो आंसर लिखेंगे बोथ ए एंड बी, बी वाई एक्स 0 होगा, बी एक्स वाई भी 0 होगा, इसका मतलब सी आंसर बोथ ए एंड बी, सी बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, bxy is 0.20, rxy is 0.50, then byx इक्वल टू, तो चलो r के फॉर्मूला में लिखते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, सब प्लस में इसलिए मैंने बाहर कुछ नहीं लिखा। r दिया हुआ है आपको 0.5 है ना, तो 0.50 का स्क्वायर करेंगे, सामने स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बी वाई एक्स दिया हुआ है 0.20 इंटू बी एक्स वाई, आपको सॉरी बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स फाइंड करना है, हम बी वाई एक्स फाइंड करना है, और बी एक्स वाई आपको दिया हुआ है, बी एक्स वाई दिया हुआ है 0.20, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। चलो 0.50 का स्क्वायर करना है सबसे पहले, 0.50 इंटू 0.50, 0.50 इंटू 0.50 किया तो 0.25 डिवाइड बाय 0.20, तो बी वाई एक्स मुझे मिल जाएगा। 0.25 डिवाइड बाय 0.20, डिवाइड करने से 1.25 मिला, डिवाइड करने से 1.25 मिला, आंसर इज डी 1.25। क्वेश्चन नंबर 81, a regression model may be linear, non-linear, both a and b, neither a and b। तो रिग्रेशन मॉडल वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी। उसके टाइप्स के अंदर हमने देखा था लीनियर भी होगा, नॉन लीनियर भी होगा, कोरिलेशन। इसी तरह से रिग्रेशन भी लीनियर होगा, नॉन लीनियर भी होगा। तो आंसर सी बोथ ए एंड बी, सी बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर देखो आर एक्स वाई दिया हुआ है 0.65, अब यू के अंदर है 1.5x प्लस 8, 1.5x प्लस 8 प्लस किया 1.5 से मल्टीप्लाई किया, v के अंदर दिया हुआ है -2y प्लस 9। इसका मतलब ऐसा हुआ कि x और y दो वेरिएबल है, उसमें से एक वेरिएबल का साइन चेंज हो गया। देखो y का साइन चेंज हो गया, y के आगे -2 आया तो y का साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ऐसा कि किसी एक वेरिएबल का नोटेशन, कोई एक वेरिएबल ने निशानी बदला है, किसी एक वेरिएबल का नोटेशन चेंज होगा तो आंसर का नोटेशन चेंज होगा, आंसर चेंज नहीं होने वाला कभी भी। ठीक है, दोनों वेरिएबल की साइन चेंज हो गई तो आंसर की साइन चेंज नहीं होगी, एक वेरिएबल की साइन चेंज हुई तो आंसर की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल का साइन चेंज हो रहा है इसलिए आंसर का साइन चेंज होगा। आंसर था 0.65, उसकी जगह पे आंसर हो जाएगा -0.65। आंसर इज सी, -0.65। नाउ 83 नंबर, the units of measurement of correlation coefficient between height and weight, height and weight उसके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड किया हमने, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का यूनिट क्या लिखेंगे आप, मैं तमने कह लूँ कि भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किसी यूनिट से नहीं बताते, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मापना कोईपण एकमથી એ મુક્ત છે, તો એને કોઈપણ એકમ વડે નહીં દર્શાવીએ, કોઈપણ એકમ વડે નહીં દર્શાવીએ એનો મતલબ આન્સર આવશે ડી નોન, ડી નોન। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने कंप्लीट किया, 84, 85 दो क्वेश्चन बाकी है, पहले इतना कर दो, फिर दो क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले वो मैं बोर्ड पे आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, पहले इतना लिख दो फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। Now question number 84, if the two lines of regression are x plus 2y minus 5 equal to 0 and 2x plus 3y minus 8 equal to 0, the means of x and y, x and y का मीन फाइंड करना है। ठीक है, चलो x and y का मीन फाइंड करना है। सबसे पहले x plus 2y equal to -5, सामने गया +5। ठीक है, यहाँ 1 2 नहीं लिखते, ये पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखूंगा 1, अब 2x प्लस 3y इक्वल टू -8 का सामने ले जाके +8 हुआ, यहाँ 2। अब यहाँ x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट्स मल्टीप्लाई 1 विथ 2। पहला समीकरण ने 2 वडे गुणीशु, सो 2 इंटू x इज 2x प्लस 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 5 10, उसके नीचे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। चलो माइनस माइनस माइनस, 2x कैंसल, 4y माइनस 3y तो y रहा, y इक्वल टू 10 माइनस 8 तो 2 होगा। अब ये जो वैल्यू मिली उसको पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, इसमें x प्लस 2 इंटू y, y मतलब 2 इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 2 4 हुआ, तो x इक्वल टू 5 माइनस 4, तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू वाई बार इक्वल टू 2, तो हमारा आंसर रहेगा C 1 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। ये क्वेश्चन का ये यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग रेनफॉल एंड क्रॉप yield, estimate the yield when rainfall is 22 सेंटीमीटर। देखिए खास जो अंदर y को yield लिखा है और x मतलब रेनफॉल लिखा है। ठीक है, उल्टा दिया है आपको, x का रेनफॉल मतलब उसका एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x। ठीक है, चलो x वाला पहले लिखना है, 26.7 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4.6 है। इसी तरह से एवरेज यील्ड का मतलब y बार
508.4 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा वाई 36.4 है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे है ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। चलो मैं आपको बताऊं बी। अब देखो आपको रेनफॉल दिया हुआ है, रेनफॉल कितना है 22 सेंटीमीटर्स, रेनफॉल 22 सेंटीमीटर्स, रेनफॉल मतलब एक्स, एक्स का वैल्यू 22 सेंटीमीटर्स है और आपको फाइंड करना है वाई, वाई फाइंड करना है, वाई क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वाई शोधવાનું છે બેટા, તો વાય શોધવાનું હોય તો મારે પહેલા ફોર્મ્યુલા બી yx નું લગાવવું પડે r * સિગ્મા y / સિગ્મા x, બટ મારી પાસે r જ નથી દીકરા, है ना। देखो r नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो r नहीं दिया है इसलिए ये सम का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको रहने देते हैं। अगर एग्जाम में आया ये क्वेश्चन तो उसके अंदर r दिया हुआ होगा, आपको r दिया है अगर, तो फिर आगे कैलकुलेशन कैसे बढ़ाना है ये फर्स्ट स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप y - y बार इक्वल टू बी yx इंटू एक्स माइनस एक्स बार कर देंगे, जिससे कि हमें यहाँ y मिलेगा। y का जो इक्वेशन मिलेगा उसके अंदर x की जगह पे 22 सेंटीमीटर्स लिख देंगे तो y का वैल्यू हम एज्यूम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस से सम करना है। r का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ये नहीं दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर, इसलिए अभी कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर ये सम आया तो आपको r का वैल्यू दिया होगा, r का वैल्यू दिया है तो इस प्रोसेस से सम कर देना। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तब टाइम सीरीज के एमसीक्यू देखेंगे। यूनिट 1 के एमसीक्यू हमने आज खत्म कर दिए कॉलेज मटेरियल के। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।